गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। बोलो। क्या लास्ट क्लास में एकेडमी कब स्टार्ट होने वाली है? नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं है। अभी कंफर्म नहीं है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते। कंफर्म होते ही मैसेज आ जाएगा सभी के पास। कंफर्म होते ही मैसेज आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें। बोलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे? बोलो। लास्ट क्लास में मैं क्या लिखा रहा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हाँ, चलो देखो, हेडिंग डलवा दिया था सभी को, पैरेललोग्राम ग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ऑफ एडिशन। चलो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और एक वेक्टर कौन सा है? वेक्टर बी। बोलो क्लियर है? हमारे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन? वेक्टर ए और वेक्टर बी, एंड बोथ वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बोथ वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। There are two vectors, vector A and vector B, which represent the two sides of a parallelogram. Vector A ये रहा, vector B ये रहा। ठीक है, बोलो क्लियर? Then the vector passing through, then the vector passing through their common point, then the vector passing through their common point of intersection, their common point of intersection represent the, then the vector passing through their common point of intersection represent the diagonal of parallelogram, diagonal of parallelogram, parallelogram is the resultant vector, is the resultant vector. बोलो क्लियर है सभी को? मुझे दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये टू एडजेसेंट साइड ऑफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेललोग्राम को। तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी
पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट वेक्टर को। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? मैंने क्या बोला कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों टू एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या वेक्टर बी को मैं वेक्टर बी के पैरेलल यहां भी बना सकता हूं? देखो, वेक्टर बी को वेक्टर बी के पैरेलल में यहां भी बना सकता हूं। तो अब तुम्हें यहां पर अगेन क्या दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल लॉ। अगेन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल लॉ। क्या वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ रहा है? बाई ट्राइंगल लॉ से वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो क्लियर है? तो अगेन, और क्या ये वाला डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायगोनल को। बोलो क्लियर? यदि मैं चाहूं तो वेक्टर ए को शिफ्ट कर सकता हूं। अगेन ये क्या बन रहा है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो क्लियर है? बोलो, सभी को क्लियर? मैंने क्या बोला कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, वो क्या रहता है? डायगोनल रहता है। किसका? पैरेललोग्राम का। वो क्या रहता है? डायगोनल रहता है। किसका? पैरेललोग्राम का। और वही किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट वेक्टर को। बोलो क्लियर? आर का हेड ए के टेल पे भी हो सकता है। क्यों? अब सेम मैनर में ना, ए और बी किस में? अपोजिट मैनर में। एडजेसेंट में मतलब क्या है? तो फिर डायगोनल कैसे बनेगा? फिर पैरेललोग्राम का डायगोनल कैसे बनेगा अजिंग? ये बताओ, बोलो। फिर पैरेललोग्राम का डायगोनल कैसे बनेगा? यदि आर का हेड उल्टा हो गया, हाँ, फिर रिजल्टेंट जीरो आएगा ना, फिर डायगोनल नहीं बनेगा। इस लॉ में वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन करने हैं क्या? हाँ, यहाँ पर देखो ना, तीनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर लाई कर रही है। यहाँ पर देखो, तीनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर लाई कर रही है। बोलो क्लियर? चलो, सभी लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सभी लिखो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। इसमें लिखना, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, if there are two vectors, vector a and vector b, if there are two vectors, vector a and vector b, if there are two vectors, vector a and vector b, which represent the two adjacent sides, which represent the two adjacent sides of a parallelogram, which represent the two adjacent side of a parallelogram, which represent the two adjacent side of a parallelogram, which represent the two adjacent sides of a parallelogram, which are directed
which are directed away from their common point of intersection, then which are directed away from their common point of intersection, then the diagonal vector 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 passing through their common intersection point, then the diagonal vector passing through common intersection point, then the diagonal vector passing through their common intersection point is known as resultant vector, 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 is known as resultant vector. बोलो नोट कर लिया, बताओ सभी ने, चलो हो गया नोट। अब ये डायग्राम बना लो, सिर्फ सभी ये वाला डायग्राम बना लो, सभी ये वाला डायग्राम बना लो। बना लिया डायग्राम सभी ने, बोलो बनाओ जल्दी। बनाओ जल्दी डायग्राम। हो गया, चलो ठीक है। चलो अब ये तो हो गए हमारे ग्राफिकल मेथड, वेक्टर एडिशन के ये सब तो क्या हो गए, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हो गया, चलो नहीं, इन पर क्या क्वेश्चन होंगे, ये तो लॉ है ना, लॉ के बेसिस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, लॉ के बेसिस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। क्वेश्चन हमें किससे सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से, ठीक है। अब हेडिंग डालो सभी, न्यूमेरिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन,
इसके बाद क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यूसली। न्यूमेरिकल मेथड ऑफ एडिशन। चलो डाल दिया एडिंग सभी ने। न्यूमेरिकल मेथड ऑफ एडिशन। चलो अब सभी यूज करो, पहले ध्यान से सुन लेना फिर लास्ट में पूरा नोट कर लेना एक बार में। मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी। दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, ए। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है, बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है, बी। बोलो क्लियर है। ए का मैग्नीट्यूड है ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, बी। बोलो क्लियर। ठीक है। चलो अब क्या बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है, थीटा। बोलो क्लियर है। क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है सभी को, बोलो। क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है, कैसे, क्या दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर लाई करनी चाहिए, बोलो। दोनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर क्या करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। बोलो क्लियर है। क्या तभी वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बनेगा, बोलो क्लियर। चलो अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। तो यहां से ध्यान से देखना सभी, ये रहा वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। ये रहा वेक्टर बी, बोलो। यदि मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या ये इनका रिजल्टेंट आएगा ट्राइंगल लॉ से, बोलो। ये इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट। बोलो क्लियर है। और यदि मैं इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो क्या मैं इस एंगल को थीटा बोल सकता हूं, बोलो। क्या मैं इस एंगल को थीटा बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी क्या है, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। बोलो क्लियर है। किसी को कोई डाउट है यहां से, बोलो। किसी को कोई डाउट है यहां तक, नहीं है। चलो अब मैंने यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैंने यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बोलो क्लियर है। ये एंगल कितना, 90। अब इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, ए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका कितना, बी। बोलो क्लियर। यदि इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड है बी, तो ध्यान से देखना, क्या बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, यदि मैं इसे x मान लेता हूं और इसे क्या मान लेता हूं, y, इसे क्या मान लेता हूं x और इसे क्या मान लेता हूं y, तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बोलो। क्या ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लॉ से क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बोलो क्लियर है। और क्या तुम्हें टेन थीटा पता है, टेन थीटा क्या होता है, एक्स अपॉन वाई, बोलो क्लियर है। तो क्या मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। तो ध्यान से देखना, x की जगह क्या पुट करोगे, वाई टेन थीटा, तो वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बोलो क्लियर। वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक बात बताओ, क्या वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर कॉमन, क्या यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर कितना, वन,
तो क्या ये वाली टर्म बचेगी वाई स्क्वायर इंटू 1 + tan² थीटा, वाई स्क्वायर इंटू 1 + tan² थीटा। क्या मैं उसको यहाँ पर ले आया? बोलो क्लियर है? तो अब आगे देखना ध्यान से, क्या आया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 1 + tan² थीटा। अब मैथ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है sec² थीटा। बोलो पढ़ा है या नहीं? 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sec² थीटा। पढ़ा है ना सभी ने? बहुत अच्छा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन sec² थीटा। क्लियर? और 1/sec² थीटा रहता है cos² थीटा। बोलो, ये भी पढ़ा है? 1/sec² थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है? cos² थीटा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर cos² थीटा। तो वाई कितना आ गया? बी cos थीटा। बोलो क्लियर है? वाई कितना आ गया? बी cos थीटा। बोलो क्लियर? अब यदि वाई बी cos थीटा है, वाई कितना है? बी cos थीटा। यदि वाई बी cos थीटा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x² प्लस बी स्क्वायर cos² थीटा, x² प्लस बी स्क्वायर cos² थीटा इज इक्वल टू, क्या ये आ रहा है? बी स्क्वायर। ये क्या आ रहा है? बी स्क्वायर। यहाँ से x² इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर कॉमन 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। x² इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर sin² थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? बी sin थीटा। बोलो क्लियर है? बस 1 मिनट रुकना, मैं शायद एक छोटी सी चीज बदल देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है? मैंने एक उल्टा कर दिया है, चेंज कर देता हूँ, छोटा सा है। क्या किया है मैंने, बताता हूँ। यहाँ पर इसे मुझे y मानना चाहिए था क्योंकि ये y डायरेक्शन है और ये x है। ठीक है? बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। फॉर्मूला अभी भी वही सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज, x और y का चेंज। यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? x। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है सभी को? y इज इक्वल टू x tan थीटा। बोलो क्लियर? ठीक है, चलो। y की जगह पर x करना है और x की जगह पर, चलो, x² 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 x, y² 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 और y। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? चलो, अब दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इसी वाले को। अभी नोट मत करो, मैंने पहले ही कहा था नोट मत करो, एक बार में क्लियर होना चाहिए, उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है? इधर आया पहले कितना? ए, और क्या साथ ही में इधर मैग्नीट्यूड आ गया बी cos थीटा। बोलो, साथ ही में इधर मैग्नीट्यूड कितना आ गया? बी cos थीटा। इधर मैग्नीट्यूड कितना आया? बी sin थीटा। बोलो क्लियर है? बताओ। अब ये रहा रिजल्टेंट, ये कौन वेक्टर आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर सपोज कर लो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल एंगल अल्फा।
विद वेक्टर ए, बोलो क्लियर है। आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector r in the direction of vector a. So component of vector r in the direction of vector a is r cos alpha and perpendicular component is r sin alpha, is r sin alpha। बोलो क्लियर। यदि यहां तक क्लियर है तो बताओ आर का इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, और आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। बोलो क्लियर है। एंगल कितना है आर का, अल्फा, आर साइन अल्फा और आर कॉस अल्फा। बोलो क्लियर। बताओ सभी क्लियर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, एक मिनट कर रहा हूं, क्या ये लिख सकता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा। कंपोनेंट का सिंपल मीनिंग होता है जैसे मैंने अभी एक्स और वाई में बी का वैल्यू निकाला था, एक्स में भी और वाई में भी। हाँ, जैसे मैंने एक्स और वाई में वैल्यू निकाला था बी का, क्या ऐसे ही मैं एक्स और वाई में आर का भी वैल्यू निकाल सकता हूं। एक्स और वाई में मैं किसका वैल्यू निकाल सकता हूं, आर का। क्या एक्स में तो आर कोस अल्फा आएगा और वाई में आर साइन अल्फा। बोलो क्लियर है। एक्स में कितना आएगा कोस अल्फा और वाई में कितना आएगा आर साइन अल्फा। जैसे मैंने तुम्हें बी का डेरिवेशन करके बताया कि बी में एक्स में आर कॉस थीटा कैसे आया, वाई में आर साइन थीटा कैसे आया, क्या ऐसे ही मैं आर का भी निकाल सकता हूं। बोलो। वैसे ही मैं किसका निकाल सकता हूं, आर का भी। आर का एक्स में कितना आ रहा है, आर कॉस अल्फा, और वाई में कितना आ रहा है, आर साइन अल्फा। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर है सभी को। चलो अब एक बात बताओ, यदि आर ही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को, तो रिजल्टेंट का एक बात बताना, यदि हमें बात करनी है रिजल्टेंट की, तो क्या जितना इधर ये है क्या उतना ही इधर आर का भी होना चाहिए। बोलो। आर का जितना एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है क्या वो ए प्लस बी कॉस थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन के साथ है ना, दोनों किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ। ए प्लस बी कॉस थीटा जितना होगा एक्स में क्या उतना ही आर कॉस अल्फा होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगी, गलत। बोलो क्लियर। और ऐसे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स के परपेंडिकुलर कौन है, वाई, तो क्या वाई डायरेक्शन में जितना होना चाहिए आर का, क्या वो बी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी साइन थीटा के। बोलो क्लियर है। मैंने क्या बोला, आर का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, आर का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में, क्या वो ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना ही कम। बोलो क्या ये बात क्लियर। आर का जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है वो ए प्लस बी कॉस थीटा के क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि हम अब किसके साथ ऐड करते हैं वेक्टर को, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में और मैग्नीट्यूड कितना, ए प्लस बी कॉस थीटा, तभी तो इक्वल बनेगा जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में क्या रहे, इक्वल। बोलो क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल में उसका कंपोनेंट कितना रिजल्टेंट का, आर कॉस अल्फा, और
ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना आ रहा है? ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो क्लियर। तो यहां से r इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा क्या आ गया? ए प्लस बी कॉस थीटा। एंड सेम एज क्या मैं ये लिख सकता हूँ आर साइन अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। ए प्लस बी साइन थीटा। बोलो क्लियर। सॉरी बी साइन थीटा आएगा। फिर उधर कितना है? आर कॉस अल्फा क्यों आ रहा है? अजिंक्य एक बात बताओ, क्या आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जैसे मैंने बी का किया था, मैंने किसका किया था? बी का। क्या बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया था बी कॉस थीटा? जब ये एंगल थीटा था तो बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया? बी कॉस थीटा। तो आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? क्या आर कॉस अल्फा। क्लियर है? वो तो सही है वैष्णवी, उसमें क्या परेशानी है? बी से बी कट गया, साइन अपॉन कॉस तो टेन ही रहता है ना। हमने पूरा फॉर्मूला ही वहीं से निकाला है, उसमें तो कुछ गलत होगा ही नहीं। तो एक बात बताओ, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें तो देखना क्या होता है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ये आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लो, ये क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर सभी को? सर थीटा लिखा है आपने, हाँ। तो इसे x मानो और इसे क्या मान लो? y। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की जगह पे क्या इसका पूरा स्क्वायर आएगा? y की जगह पे इसका पूरा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओके, वो तो मैं सही कर रहा हूँ। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो ये क्या 1 बन जाता है? बोलो ये पूरी टर्म तो किसके इक्वल? 1 के। तो ये आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये भी अगेन 1 बनेगा? ये भी अगेन कितना बनेगा? 1। तो यहाँ से क्या आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो क्लियर। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है? बोलो ये रिजल्टेंट का क्या आता है? मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है? क्या पूछ रहे हो? लास्ट सेकंड स्टेप। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आर स्क्वायर बनेगा? यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये क्या बन गया? सिर्फ बी स्क्वायर।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। आर का फॉर्मूला क्या आया, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर सभी को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अजिंक्य यहाँ पे स्क्वायर करो, ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर बी की जगह कौन है, बी कॉस थीटा, यहाँ पर बी की जगह कौन है, बी कॉस थीटा। क्लियर है, बोलो क्लियर। चलो अब नोट करने का टाइम आ गया है। अब नोट करने का टाइम आ गया है। टू ए बी कॉस थीटा क्यों, टू ए बी कॉस थीटा तो आएगा ही ना, क्योंकि मैंने तो स्क्वायर किया। यदि ये x है और ये क्या है y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, y की जगह पर क्या लिखोगे, b कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा यही तो आएगा। बोलो यही तो आएगा b कॉस थीटा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स तो ए, वाई कितना, बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x तो ए, वाई कितना, बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो सभी नोट करो। न्यूमेरिकल मेथड ऑफ एडिशन, हेडिंग डाल दी सभी ने, न्यूमेरिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। बोलो हेडिंग डाल लिया। चलो लिखो सभी, इफ देयर आर टू वेक्टर, if there are two vectors, vector a and vector b, if there are two vectors, vector a and vector b, if there are two vectors, vector a and vector b, which are having magnitude, which are having magnitude a and b respectively, if there are two vectors, vector a and vector b, if there are two vectors, vector a and vector b, which are having magnitude, which are having magnitude a and b respectively, a and b respectively, ठीक है। the angle between vector a and vector b, the angle between vector a and vector b, the angle between vector a and vector b is theta, the angle between vector a and vector b is theta। ठीक है, angle between vector a and vector b is theta, and we have to find out vector a plus vector b, and we have to find out the vector a plus vector b, and we have to find out the vector a plus vector b। चलो अब यहां से डायग्राम बनाकर ये नोट करो, आउट के बाद, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, and we have to find out magnitude of vector a plus vector b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये नोट करो। सबसे पहले ये बनाना, ये पूरा फर्स्ट में जाएगा, ये सबसे पहले करोगे, फिर ये सेकंड,
फिर ये वाला डायग्राम थर्ड में बनाओगे, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ। बोलो क्लियर है सभी को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बोलो क्लियर? ऐसे पूरा नोट करो ये पेज, ठीक है? नोट करो सभी। मैंने क्या बताया था फोर्थ पार्ट में कि मैंने बी के कंपोनेंट लिखे हैं, एक्स में एक्स माना और वाई में कितना माना, वाई। लेकिन यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है? यहां से मैंने क्या किया, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल पर। तो ये कितना बना, 90। अब ट्राइंगल लॉ से क्या, राइट एंगल ट्राइंगल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, लेकिन इस बार किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। वेक्टर में हमेशा क्या होता है, उसकी लेंथ, लेकिन किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। बोलो क्लियर है? टेन थीटा कैसे आया? एक बात बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या तुमने पढ़ा है? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या तुम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि जो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहता है, टेन ऑफ एंगल। बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहता है, टेन ऑफ एंगल। वही तो लिखा है, एंगल कितना है, थीटा। नोट कर लिया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? हाँ, नोट करो, समझते हुए नोट करना, हर पॉइंट समझते हुए नोट करना, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, इसीलिए समझते हुए नोट करोगे, कोई भी डाउट आएगा पूछ लेना। ट्राइंगल लॉ में थीटा, एक बात बताओ, क्या ये ए एक ही एक्सिस है? यदि मैं बी को यहाँ पर भी ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर भी ड्रॉ करता हूँ, तो क्या एक ही साथ, तो ये लॉ पढ़ा है ना सभी ने कि दो पैरेलल लाइंस सेम लाइन के साथ क्या सेम एंगल ड्रॉ करती हैं? दो पैरेलल लाइंस एक ही लाइन के साथ में सेम एंगल ड्रॉ करती हैं। बोलो, तो यदि ये थीटा मैंने मान लिया तो क्या मैं इसको भी थीटा मान सकता हूँ? मैंने वेक्टर ए को यहाँ शिफ्ट कर लिया। हाँ, यहाँ तक पूरा फोर्थ है ना, ये पूरा क्या है, फोर्थ, और ये क्या है, फिफ्थ। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें ये करना पड़ा। क्यों? y की जगह एक्सटेंड थीटा आएगा, तो y की जगह यदि एक्सटेंड थीटा आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सही तो है? सही तो लिखा है। एडिशन में इधर उधर राइट लेफ्ट मूव करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिशन में राइट लेफ्ट मूव करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर को पहले लिखो या बाद में लिख दो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, नोट करो।
ए का मॉड होता है वेक्टर ए का मॉड, मतलब रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वो कितना है ए। जब भी तुम्हें ऐसे गिवन होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, वो रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, व्यूज क्लियर है। चलो, और नेक्स्ट नोट करो सभी, सभी नोट कर लो। नहीं, मॉड से मैग्नीट्यूड आता है वेक्टर का। मॉड हमें हमेशा मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। क्लियर है। नोट करो, सभी से नोट करो। नोट करो सभी जल्दी। हाँ, नोट करो। कर लिया नोट? बोलो। नोट कर लिया? नोट करो। चलो, हो गया ना? गौरी जल्दी नोट करो। चलो, हो गया। चलो, अब सभी ये लिखो, इफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, सभी पहले लिखना फिर ये करना सभी। इफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, if the resultant vector r is having a magnitude of r, is having a magnitude of r, if the resultant vector r is having a magnitude of r, is having a magnitude of r, is having a magnitude of r, and it is making an angle alpha, and it is making an angle alpha, and it is making an angle alpha with vector a, and it is making an angle alpha with vector a, with vector a. So 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 the component of vector r, so the component of vector r, so the component of vector r, so the component of vector r in the direction of vector a is r cos alpha,
So the component of vector r in the direction of vector A is r cos alpha, is r cos alpha, is r cos alpha, and in the perpendicular direction to vector A, and in 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 perpendicular direction to vector A, it is r sin alpha. It is r sin alpha. It is r sin alpha. बोलो क्लियर है? कर लिया नोट? बताओ, नोट कर लिया? फर्स्ट लाइन, if the resultant vector is r which is having magnitude of r and making an angle alpha with vector a. If the resultant vector is r which is having magnitude of r and making an angle alpha with vector a. ठीक है? Component of vector r in the direction of vector a is r cos alpha, and in the perpendicular direction it is r sin alpha. Component of vector r in the direction of vector a is r cos alpha, or in the perpendicular direction it is r sin alpha. बोलो, क्लियर है सभी को? चलो अब ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो। अब डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बनाओ और यहां से नोट करना। डायग्राम बनाओ और सभी यहां से नोट करना, आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा से। यहाँ से नोट करना, आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा से। कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो। हो गया?
हाँ, क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 ही नोट करना था बस, बाकी सब तो मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है, चलो। देन अब ये नोट कर लो पूरा, सभी ये नोट कर लो कंप्लीट, इक्वेशन 1 का स्क्वायर। नोट करो सभी। हो गया? सभी ने नोट कर लिया? हाँ, लास्ट फॉर्मूला ही यूज करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा उसमें फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, चलो। क्या यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? बताओ, सभी ने नोट कर लिया? चलो, अब यदि मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ये तो आ गया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो क्लियर? ये सारी टर्म तुम्हें अब पता है। ठीक है, और यदि मैंने एक और चीज डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से सुनना, क्या क्या मैंने ऐसे लिखा था अभी, आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो, आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो, क्या ऐसे लिखा है? और ये लिखा था आर साइन अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। सॉरी, बी साइन थीटा ही लिखा था बस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यदि मैं इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये कौन सी है, 2। तो यदि मैं करता हूं इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1, क्लियर? यदि 2 अपॉन 1 करोगे तो क्या आएगा, आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा। बोलो क्लियर है? इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो ये भी क्लियर?
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आर से आर गायब, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा। बोलो क्लियर है? तो टेन अल्फा कितना आ रहा है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? क्या हुआ अंजित, तो बोलो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ऐसे ही सेम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या आएगा? टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? वही तो बताए मैंने, लास्ट के दो स्टेप। दोनों को डिवाइड करोगे, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, इधर क्या आएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब क्लियर है? चलो नोट कर लो सभी, सभी नोट कर लो। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? नोट करो। हो गया सभी का? नोट कर लिया? बोलो, हो गया सभी का नोट? चलो अब सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले इस पे एक दो। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करते हैं, तुम ही लोग आंसर करोगे, फॉर्मूला तुम्हें पता है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, क्वेश्चन लिखो सभी। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड द resultant of vector A and vector B of vector A and vector B, vector B, if magnitude of vector A is 20, magnitude of vector B is 15 and angle between vector A and vector B, angle between vector A and vector B is 90, vector A and vector B is 90 degree। चलो आंसर बताओ सभी, सभी आंसर बताओ। तुम्हें दोनों वेक्टर गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, मैग्नीट्यूड, तुमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, बताओ।
बताओ आंसर सभी। बताओ सभी आंसर। बोलो। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है बस। बताओ सभी। चलो, अब तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो यही होता है। बोलो। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 20। 20 का स्क्वायर कितना, 400। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 15। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2ab कॉस थीटा। जयदीप, जो तुमने किया है ना वो बहुत गलत किया है। ऐसे अंडर रूट से कभी भी एडिशन में बाहर नहीं आती है क्वांटिटी। ठीक है, 2a कितना 20, बी कितना 15 इंटू कॉस 90। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 225 कॉस 90 कितना 0, तो प्लस 0, तो ये आ गया अंडर रूट 625। क्या आंसर आ गया 25। बोलो। बताओ, क्लियर है सभी को। जीरो क्यों, क्योंकि कॉस 90 है ना। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो जीरो को इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या सबको जीरो बनाएगा। जीरो को इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा। क्या सिर्फ यही वाली टर्म बचेंगी, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, एडिशन का। ठीक है, जीरो के साथ ऐड करते हो कुछ भी तो जीरो नहीं रहता है। क्लियर। चलो, नोट कर लिया। बोलो, नोट कर लिया। चलो, आप ध्यान से सुनना। यदि क्वेश्चन हमें गिवन है, कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन है, हमारे पास जो आर का फॉर्मूला आया वो क्या, आर का फॉर्मूला आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो, आर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्स। आर मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ए और बी हमेशा कैसे हैं, फिक्स। ए और बी कैसे हैं, फिक्स है।
ए का वैल्यू सपोज कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो कितना गिवन है ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है बी। बोलो क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर मैक्स। तो एक बात बताओ, यदि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए क्या मैं थीटा को रोटेट कर सकता हूं? बताओ। यदि मुझे किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, उनके रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तो क्या मैं थीटा को रोटेट कर सकता हूं? बोलो। थीटा क्या है, चेंज हो सकता है अपने अकॉर्डिंग। यदि थीटा चेंज हो सकता है तो एक बात बताना, क्या यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या वो तभी आ सकती है जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो? बोलो। आर मैक्स मैक्सिमम पॉसिबल तभी है जब क्या हो, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो। बोलो क्लियर है सभी को। आर मैक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कॉस थीटा क्या हो, मैक्सिमम। आर मैक्स, फॉर आर मैक्स cos theta has to be maximum, cos theta has to be मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है, 1। कब, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री। बोलो क्लियर है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री। तो आर मैक्स कितना आता है, आर मैक्स आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया, ए प्लस बी। बोलो क्लियर है। तो आर मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए प्लस बी। बोलो क्लियर। चलो ये नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट करो सभी। आर मैक्स ही तो फाइंड आउट करना है ना हमें। हमें जब भी कोई गिवन होता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए ना कितनी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता होना चाहिए आर मैक्सिमम कब होगा। क्लियर। सेकंड लास्ट स्टेप। एक बात बताओ, जब थीटा 0 है तो आर क्या हो गया, मैक्सिमम। तो आर मैक्स कितना हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया, 1। तो ये क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 कितना, 1। क्या ये रह गया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आर मैक्स क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, ए प्लस बी। क्लियर। नोट कर लिया। ये तो हुआ आर मैक्स के बारे में। ऐसे ही हम बात करते हैं आर मिनिमम के बारे में। 2ab कैसे कट किया, कहाँ पे कट किया है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना, ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
मैंने कट कहाँ पर किया है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये वही तो लिख दिया। ठीक है पीयूष। चलो, अब यदि मैं पूछता हूं आर मिनिमम फॉर आर मिनिमम, क्या आर मिनिमम के केस में थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। थीटा क्या होना चाहिए 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। तो आर कितना आ गया, √a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू -1। तो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ओवरऑल कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। बोलो क्लियर है। नोट करो सभी, सभी नोट करो। आर मिनिमम फिर से रिपीट करो, सुन लो। देखो, अब वही सेम कहानी है। ए और बी तो क्या है, फिक्स। थीटा चेंज कर सकते हैं। अब थीटा का सबसे cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। और कब होता है, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री। तो cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा -1, -1 रख दिया। तो क्या आ गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओवरऑल आंसर क्या आ गया, a माइनस बी। बोलो क्लियर। हाँ मॉड लिखा है ना, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि ए ज्यादा है या बी। मैंने अभी तक ये नहीं बताया है कभी भी कि ए ज्यादा होगा या बी। यदि बी ज्यादा हुआ तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। ठीक है, कर लिया नोट। बोलो। नहीं, आरमेक्स में मॉड का जरूरत नहीं है। वो तो दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो एडिशन भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर। चलो, तो कल की क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, कल की क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो।